तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज। नागराज, आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज़, आप सभी आतंकियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में। दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपने ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज इसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता है रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है, जिसका कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया का आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके ही नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज ने जहरीले सांपों से डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र। अब चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे इस रिवॉल्वर मेरे हाथों में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो मुझे डसते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर ठाक ठाक, स्नैक हेड। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। तुम लोगों को कैसा लगा? हम सब अपनी पराजय स्वीकार करके नागराज को सामने नतमस्तक हैं। अब देखो, नागराज जिस तरह दीवार पर चढ़ता हुआ हॉल की तरफ छत से गुजरेगा। आश्चर्य है, वह बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। ओह, कितनी तेजी से और बिना किसी आहट के छत पर रेंगता जा रहा है। वाह, यह बेमिसाल हथियार है। दोस्तों, नागराज हॉल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगल के शिकारी के अंदाज में वापस मंच पर आएगा। कमाल है, सांपों की रस्सी बना है और नागराज उस पर झूलता हुआ। ओ माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहोगे? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि अपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसान की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेजी और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज से शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्मों को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव में रक्त स्राव रोके रहता है।
और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा। अब 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गफी लगती है यह बात। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी तरह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम तक पार्टी रखेंगे। शाम की पार्टी में मिस्टर बुलडॉग बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान के तोड़फोड़ के लिए कोई बड़ा ठेका लेकर रखा हुआ है? या तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारे निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के लिए सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है। सभी कबीले वाले इसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो वह उसे डस लेते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी असम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पैरा भी है। इसे गुजर जाने दूं। मंदिर के पास भाग में बड़ी खतरनाक खड़ी पहाड़ी है। नागराज दूसरी खुरदारी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण भी देख लूं। नीचे उतर पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूं। अब वह दरवाजा। नागानंद, नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यह। तभी कुछ सांप आ जाते हैं वहां पे। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो। रुको, अभी चखाता हूं मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाले सांप पानी की तरफ पिघल जाते थे। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नागराज की जहरीली फुंकार से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का भी इस पर प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर गश्त करते हुए चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है? मंदिर के गुंबद पर बस्ती के में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। ओह खतरा! मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। पकड़ो, घेर लो, जाने न पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेर डालो। उफ, तीर भारों की बौछार चल पड़ी है। सांप सांप सांप, चारों तरफ से घेरो। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले, ठीक ठाक। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। शू! अरे कहाँ गया? वो देखो उस पहाड़ी पर। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों नहीं इन पर बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होगा होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह पेड़ टस से मस्त नहीं हुआ। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ।
जब तक इस पेड़ को शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है तब तक तुम इसे उठा नहीं सकते। या तो कोई सन्यासी है सफ़ेद बालों वाला। ये पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसानों का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में ही जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपना साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल कर लेते हो। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे सांप वापस पलट रहे हैं। उनके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी पर नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने चारों तरफ जादुई लकीरें खींच दी हैं। तभी डंडा सर पे पड़ता, ठक। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज की दिमागी हालत जाननी शुरू कर दी। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया और इसका मतलब तुम्हारा अपना कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ है। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ है और सांप पकड़ने के लिए जंगल में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता के पुराने मंदिर मालूम होता है। नागमणि को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में उठाया, एक नाग फुफकारता हुआ उसके मार्ग में खड़ा हो गया। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप में धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ऐ इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने इसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना, मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर की भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यता स्वतः पैदा हो जाएगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर के मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीवा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इससे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नैकमैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह, अभूतपूर्व इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी है। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज, अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश हो गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम इन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथ से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी जब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोहों के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो?
मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई, यह सही रास्ते पर आ गया। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपको काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था, और जब से शिकांगी उनके पास था वह रहस्यमय शक्तियों के स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो, और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति का यथास्थान उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। समाप्त।